Good afternoon, students. So today we are going to start our next topic, that is achievements of agrarian reforms or green revolution. Okay, so let's start. Yes, students. Actually, आपको याद होगा in the previous lecture we have discussed some reforms. Actually, उस reform में हमने three reforms पढ़े थे. एक तो टेक्निकल रिफॉर्म्स थे हमारे, एक लैंड रिफॉर्म था और एक जनरल रिफॉर्म्स. ओके, तो उसमें हमारे पास जो टेक्निकल रिफॉर्म्स थे, तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है अचीवमेंट्स ऑफ यस अचीवमेंट्स ऑफ एग्रेरियन रिफॉर्म्स. ठीक है, तो ये जो हमारे एग्रेरियन रिफॉर्म थे, हमने जो है अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था. एग्रेरियन रिफॉर्म्स यानी जो टेक्निकल रिफॉर्म्स थे हमारे, हमने वो डिस्कस किए थे. तो ये अब हमने यहाँ पर क्या डिस्कस करना है कि ये जो एग्रेरियन रिफॉर्म्स थे, जो ये टेक्निकल रिफॉर्म्स थे, इनसे हमें क्या क्या अचीव हुआ. हमें आज पढ़नी है अचीवमेंट्स, जिसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहते हैं. ओके स्टूडेंट, सो टेक्निकल रिफॉर्म्स जो थे एग्रेरियन रिफॉर्म्स, जैसे आपने पीछे पढ़े, तो टेक्निकल रिफॉर्म्स आर द सक्सेसफुल रिफॉर्म्स फॉर इंडियन एग्रीकल्चर एज इट इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी. क्योंकि क्या था कि इस वजह से जो एग्रेरियन रिफॉर्म्स थे हमारे, इनकी वजह से, जैसे इसमें एग्रेरियन रिफॉर्म में क्या था, हमने एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज किया, नई टेक्नोलॉजीज यूज की, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज हमने किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारी प्रोडक्शन एज वेल एज प्रोडक्टिविटी दोनों ही हमारी क्या हुई थी, इंक्रीज हुई थी. ओके, तो इससे क्या हुआ, तो टेक्निकल रिफॉर्म्स आर द सक्सेसफुल रिफॉर्म्स फॉर इंडियन एग्रीकल्चर एज इट इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी. ओके, इससे क्योंकि हमने याद होगा आपको, हमने जब पीछे डिस्कस किए थे, हमारे फीचर्स डिस्कस किए थे, तो हमने देखा था कि आफ्टर बिफोर इंडिपेंडेंस जो हमारी इंडियन एग्रीकल्चर थी, उसकी जो प्रोडक्टिविटी थी, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी दोनों ही काफी लो थी. लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान किया, तो उसके अंदर हमने प्रोडक्शन तो हमारी काफी हुई, लेकिन प्रोडक्टिविटी अब भी क्या रही, लो प्रोडक्टिविटी ही रही जब हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस की. लेकिन ये इस एग्रेरियन रिफॉर्म्स की वजह से हमारे यहाँ पर अब प्रोडक्टिविटी जो है वो भी इंक्रीज हुई है. सो नाउ एग्रीकल्चर इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी. तो अब जो है ना, अब जो हमारा एग्रीकल्चर है, वो भी इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट में काफ़ी कंट्रीब्यूशन दे रहा है. और जीडीपी के अंदर अब जो है इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो 14.4% का हो चुका है. यानी कि इतना जो कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर अभी यहाँ पर दे रहा है इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए जीडीपी के अंदर. सो increased productivity of agriculture is termed as the sorry. Yes student, so green revolution. सो इंक्रीज प्रोडक्टिव, एक तरीके से हम बात करें कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है. ग्रीन रेवोल्यूशन एक तरीके से क्या है कि जो आपकी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी जो इंक्रीज होती है, ठीक है, जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन. यानी इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर इज टर्म्ड एज ग्रीन रेवोल्यूशन. ओके, सो और यहाँ पर अगर हम बात करें ग्रीन की, सो द टर्म ग्रीन रेफर्स टू क्रॉप्स. ठीक है, ग्रीन किसको रेफर करता है, क्रॉप्स को. ठीक है, एंड रेवोल्यूशन रेफर्स, यानी आप ये कहो स्प्राउट कह लो, या आप ये कहो सडन इंक्रीजेस, कि एक तरह से आपकी जो फसल है, क्रॉप्स है, उसमें क्या आ जाना, उसमें वो इंक्रीज हो जाना. और वो क्यों हुई है, क्यों उसमें सडन इंक्रीज हुआ है, क्योंकि हमने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज किया. ठीक है, नई टेक्नोलॉजी का यूज किया, मॉडर्नाइज किया अपनी एग्रीकल्चर को, जिसकी वजह से हमारी जो क्रॉप है वो काफी इंक्रीज हुई है, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है. सो रेवोल्यूशन इज अभी आपको बताया, तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है एक तरीके से क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड विद द यूसेज ऑफ द एच हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स.
ओके, जो ग्रीन रेवोल्यूशन की जो शुरू हुआ वो कब कब हुआ, क्योंकि हमने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को यूज करना शुरू किया था, और वो भी कब 1967-68। कहने को तो हम कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन का कहते हैं 1965 में भी हुआ, लेकिन मेन इसका जो एक जो इसका परफेक्ट जो पीरियड बताया जाए कि ग्रीन रेवोल्यूशन आया कब था, तो ये आया था 1967-68 में। Okay, so yes, हम पढ़ रहे थे the term green refers to crop and revolution refers to sprout. Together, this term implies sprout in crop production. So it started happening in India in the year 1967-68. Okay, so green revolution started with the usage of high yielding variety seeds 1967-68. Okay, so students, actually in this year food production has increased by 25%. इस ईयर के अंदर जो हमारी फूड प्रोडक्शन थी वो कितने से इंक्रीज हो गई, 25% से इंक्रीज हो गई। अब जो जहां पर मान लो पहले 120 हो रही थी, तो अब वहां पर 125 तक वो इंक्रीज हो गई। तो 25% जो है फूड प्रोडक्शन इस ईयर के अंदर इंक्रीज हुई है। दिस लीड टू सेल्फ डिपेंडेंट और सेल्फ सफिशिएंट। और इससे क्या हुआ, इससे हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो गए। यानी कि अब आप ये कहिए कि अब हम फूड प्रोडक्शन के अंदर अब हमें बाहर जो है मतलब कि जो बाहर की कंट्रीज हैं उनके ऊपर अब हमें नहीं डिपेंड रहना था। अब हम जो है खुद में ही सेल्फ सफिशिएंट हो चुके थे, सेल्फ डिपेंडेंट हो चुके थे फूड क्रॉपिंग के अंदर, फूड प्रोडक्शन के अंदर। यानी अब हम हमारे कंट्री में ही इतनी प्रोडक्शन होने लगी थी कि हम अपनी पॉपुलेशन के लिए फूड को प्रोवाइड करा सके। ओके, तो हम अपने आप में ही इस ईयर में आके 1967-68 में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, देन तब क्या हुआ, तब हम जो है हमारी प्रोडक्शन 25% से इंक्रीज हो गई और हम अपने आप में ही फूड प्रोडक्शन में सेल्फ डिपेंडेंट या सेल्फ सफिशिएंट हो गए। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? सो नाउ यस, ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज मार्क्ड बाय टू डिस्टिंक्ट फीचर। हम एक तरीके से जो है ना इसे टू स्टेजेस के अंदर हम लोग इसे डिवाइड करते हैं एक्चुअली स्टूडेंट्स। ओके, टू स्टेजेस के अंदर डिवाइड करते हैं, या हम फेजेस बोले या स्टेजेस बोले। तो हमारी जो फर्स्ट स्टेज है या फर्स्ट फेज है वो हमारा क्या है, फेज 1 मिड 60s so to mid 70s। Okay, so students, actually under first phase the revolution is restricted to certain areas and for certain crops। ये क्या था कि ये जो फेज फर्स्ट है मिड 60s एंड 70s के अंदर, तो इस फेज में मतलब ड्यूरिंग दिस फेज क्या था कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन तो आया, लेकिन वो ना ग्रीन रेवोल्यूशन कुछ बहुत रिस्ट्रिक्टेड रहा। यानी कि वो ना कुछ ही रीजन्स के अंदर कुछ ही क्षेत्रों में जो है आपके ग्रीन रेवोल्यूशन आ पाया, और ये और काफी रिस्ट्रिक्टेड भी रहा कुछ फसलों को लेकर। ठीक है, कुछ फसलों तक ही ये रिस्ट्रिक्टेड रहा और कुछ एरियाज तक ये रिस्ट्रिक्टेड रहा। So under first is the revolution is restricted to certain areas and for certain crops। यानी कि ये एरियाज भी कुछ फिक्स रहे, रिस्ट्रिक्टेड रहे कुछ एरियाज तक, और साथ ही साथ जो क्रॉप्स थी, क्रॉप में भी ये हर एक क्रॉप के अंदर रेवोल्यूशन नहीं आया था। सिर्फ कुछ ही एक ऐसे क्रॉप्स थी जिनके अंदर रेवोल्यूशन आया था, और उसमें भी मेन जो है जो वो क्रॉप्स कौन सी थी, जैसे सिर्फ व्हीट एंड राइस। इन्हीं में ही आप कह सकते हैं यही जो इन्हीं की प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हुई थी। तो अगर हम इनकी क्या बात करें, स्टेट की बात करें, तो कहाँ तक ये किन एरियाज के अंदर ये रहा, लाइक इट इज हैपन्स इन पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ओके, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु मेन जो थे, ये यहीं तक की जो है हमारा तमिलनाडु मेन इन्हीं स्टेट्स तक में ज्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन आया। और जो आपको मेजर क्रॉप्स बता रहे हैं किन के लिए, फॉर मेजर क्रॉप दैट इज राइस एंड व्हीट। सिर्फ इन्हीं व्हीट और राइस की प्रोडक्शन ज्यादा हुई, और साथ ही पंजाब,
आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन्हीं एरियाज के अंदर जो है ग्रीन रेवोल्यूशन आ पाया, यानी ये रिस्ट्रिक्टेड रहा फर्स्ट फेज के अंदर। अब सेकंड फेज जो था हमारा, सेकंड फेज था मिड 70s टू मिड 80s। ओके, मिड 70s टू मिड 80s में क्या रहा, यहाँ पर जो है अब सेकेंड स्टेज के अंदर, सो इसमें ना इसका रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट जो है ना वो बढ़ गया। यानी इसने ना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या करा, इसने ऑलमोस्ट इसने हमारे हमारी इकोनॉमी है उसके अंदर एग्रीकल्चर के जितने भी मेजर एरियाज थे उन सभी एरियाज को इसने कवर कर लिया सेकेंड फेज के अंदर। ओके, so during this phase, the impact of green revolution become widespread, covering most areas of the country and large number of crops. So students, in second stage, the impact of revolution has increased. जो रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट था वो बढ़ इंक्रीज हुआ। नाउ इट इज कवरिंग ऑलमोस्ट ऑल मेजर एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर। अब इसने एग्रीकल्चर के ज्यादातर सभी एरियाज को कवर कर लिया था। ओके, तो इस तरीके से बच्चे आपने अभी देखा कि हमारे यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या था 60s टू 70s के टाइम में, उस टाइम पर ग्रीन रेवोल्यूशन कुछ क्रॉप्स के लिए, कुछ स्पेसिफिक क्रॉप्स के ऊपर आया और कुछ स्पेसिफिक एरियाज के अंदर आया। लेकिन सेकंड फिर मिड 70s टू मिड 80s के अंदर ये जो है ग्रीन रेवोल्यूशन स्प्रेड हुआ और ये क्या हुआ, ऑलमोस्ट एरियाज में, ये एग्रीकल्चर के एरियाज में ये रेवोल्यूशन आया। इसीलिए हम लोग जो है अपने ग्रीन रेवोल्यूशन को 2 फेजेस के अंदर बांटते हैं, फेज 1 एंड फेज 2। ओके, सो यस स्टूडेंट्स, सो नाउ फीचर्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो हम कुछ फीचर्स देखते हैं यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन की। सो अक्रॉस बोथ दिस फेजेस ग्रीन रेवोल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग फीचर। सो फर्स्ट फीचर जो यहाँ पर आती है, फर्स्ट फीचर इज क्रॉप प्रोडक्शन, या आप ये कहें सडन इंक्रीजेज इन प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप, ये भी कह सकते हैं कि अभी हमने बताया कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब ही यही है कि आपके प्रोडक्टिविटी में इंक्रीजिंग होना। ठीक है, प्रोडक्टिविटी का बढ़ना। ओके, सो यहाँ पर क्या था, जब हम फीचर्स की बात कर रहे हैं तो जो पहली बात कर रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी जो है उसमें एकदम से चेंजेस आए। सो देयर हैज बीन सब्सटेंशियल जंप इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। और आप इसको जो है ना, इसे आप कुछ डाटा के साथ ही आप इसको समझ सकते हैं। डाटा क्या है कि अगर हम बात करें, हम कह रहे हैं देयर इज अ सडन जंप इन द प्रोडक्टिविटीज ऑफ क्रॉप। तो अगर हम बात करते हैं किसकी, वीट की, ओके, वीट की बात करें और राइस की बात करें एंड मेज की। ठीक है, मेज की बात करें तो हमारे पास कौन कौन से डाटा है यहाँ पर, 1951, एक 1951 के डाटा है और एक हमारे पास हमारे पास किसके हैं 2018 टू 19, 2018 टू 19। ओके, 19 ये डाटा है। तो वीट की अगर हम प्रोडक्शन देखें तो 1951 में पहले कितनी वीट थी, ये थी हमारे पास 1951 के अंदर 660 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 660 किलोग्राम केजी पर हेक्टेयर वीट की प्रोडक्शन अगर हम बात करें 1951 में, जो कि 2018-19 में इंक्रीज होकर कितनी हो गई 3408 केजी पर हेक्टेयर। ओके, राइस की बात करें तो राइस कितनी थी 665 केजी पर हेक्टेयर, लेकिन 2018-19 में ये इंक्रीज होकर कितनी होगी 2665। देन मेज की बात करें तो मेज की प्रोडक्शन कितनी थी, मेज की प्रोडक्शन थी 1951 में 704 केजी पर हेक्टेयर, लेकिन 2018-19 में ये कितनी होगी 1114 केजी पर हेक्टेयर। तो आप डाटा से ही आपको क्लियर हो जाता है कि हमारी जो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी है वो कितनी ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से प्रोडक्टिविटी
जो है यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी जब हमने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को यूज किया तो उनके यूज करने से हमारी प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्टिविटी है, वो कितनी ज्यादा इंक्रीज हुई। The drought in productivity has led to a structural shift in Indian agriculture, and this has marked the end of the long period stagnation in the Indian agriculture. जो नेक्स्ट फीचर इज सब्सटेंशियल राइज इन एकर्स, यानी एकर्स में ना एरिया अंडर कल्टीवेशन। अब यहाँ पर क्या है, इसमें भी यानी कि अब इस पॉइंट का मतलब क्या है कि अब हम जो है ना एग्रीकल्चर के लिए ज्यादा लैंड का ज्यादा यूज किया जाने लगा। ओके तो लैंड का ज्यादा यूज करने लगे, इन स्लोली एंड ग्रेजुअली देयर इज इंक्रीज इन एरिया अंडर कल्टीवेशन। धीरे धीरे जो है हमारे यहाँ पर जो कल्टीवेशन के अंडर एरिया जो है वो बढ़ने लगा, इंक्रीज होने लगा, यानी अब ज्यादा लैंड के ऊपर हम एग्रीकल्चर करने लगे, जिससे एज यूसेज ऑफ high yielding variety seeds and chemical fertilizers decreases the process of sowing, harvesting and as well as following. सो यहाँ पर क्या हुआ कि क्योंकि हम लोगों ने अब क्या करना शुरू किया, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को यूज किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करना शुरू कर दिया, यानी हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपनाई, नई नई टेक्निक अपनानी शुरू की, जिसकी वजह से जब हमें प्रोडक्शन को करने से लेकर, ठीक है, उसके स्टार्टिंग से लेके उसके आगे हार्वेस्टिंग तक, उसकी कटाई तक जो हमें टाइम लगता था, ठीक है, वो भी अब हुआ था, टाइम लगता था, कॉस्ट लगती थी, वो अब पहले से कम हो गई, डिक्रीज हो गई, ठीक है, वो प्रोसेस भी हमारी कम हो गई अब, ठीक है, जितना हमें टाइम पहले लगता था उतना टाइम अब हमें नहीं लगता है। सो यूसेज ऑफ लैंड हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 13 करोड़ सॉरी, तो ये 13 करोड़ हेक्टेयर, ओके, इन 1950-51 टू 19 करोड़ हेक्टेयर। ओके तो अब जो है 1950-51 में जो अगर हम बात करें ग्रोस एरिया अंडर कल्टीवेशन, ठीक है, अंडर कल्टीवेशन टोटल एरिया की बात करें, जो कि पहले 13 करोड़ हेक्टेयर थी, विच नाउ हैड शूट अप ऑफ इन टू 19 करोड़, ठीक है, 13 करोड़ से अब कितनी हो गई है, 13 करोड़ से हेक्टेयर से अब 19 करोड़ हेक्टेयर पर पहुंच चुकी है हमारी लैंड प्रोडक्शन। ओके so next is shift from subsistence farming to commercial farming। तो बच्चे ये तो हम लोग अब आपने पढ़ा ही है इसके अंदर कि जो हमारे पास सबसिस्टेंस फार्मिंग हम लोग पहले किया करते थे, जैसे देखा कि पहले जो था फार्मर्स को पता नहीं था कि कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, कि भी वो जो एग्रीकल्चर है उसको उससे भी वो क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो उनको ये चीजें पता ही नहीं थी, उनको लगता था कि सिर्फ एक हम अपनी नीड को फुलफिल कर सकते हैं, या अपना हम एग्रीकल्चर से सिर्फ क्या कर सकते हैं, अपने जीवन का निर्वाह कर सकते हैं। ओके तो अब क्या हुआ, अब ग्रीन रेवोल्यूशन में अब ये जो हमारी फार्मिंग है वो सबसिस्टेंस से शिफ्ट होकर कहां पर पहुंच गई, कॉमर्शियल फार्मिंग। राइज प्रोडक्टिविटी लीड टू कमर्शियलाइजेशन ऑफ फार्मिंग। प्रोडक्टिविटी के बढ़ने की वजह से क्या हुआ, फार्मिंग का कमर्शियलाइजेशन होने लगा, और एज द सरप्लस क्रॉप्स आर बीइंग सोल्ड बाय फार्मर्स इन द मार्केट। अब क्या है, अगर मान लो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई तो अब फार्मर्स के पास क्या होने लगे, सरप्लस रहने लगा। जब उनके पास सरप्लस पड़ा है तो अब सरप्लस को अब वो क्या करने लगे, अब वो मार्केट में जाते थे उनको लेकर, और मार्केट में उसको सेल करने लगे, सेल करके प्रॉफिट कमाने लगे, तो उन्होंने उनसे क्या हुआ, उनसे उनकी जो फार्मिंग है वो सबसिस्टेंस से कमर्शियल में शिफ्ट हो गई। ओके नेक्स्ट इज चेंज इन फार्मर्स आउटलुक। अब लोग फार्मर्स का नजरिया भी चेंज हो गया, जैसे जैसे उनकी फार्मिंग में चेंजेस आए, जैसे जैसे उनके प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, ठीक है, वैसे वैसे उनका आउटलुक जो था ना एग्रीकल्चर को लेकर वो भी चेंज हो गया। नाउ एग्रीकल्चर इज कमर्शियलाइज्ड एंड नाउ फार्मिंग वाज viewed as a source of income।
अब फार्मर जो थे ना, अब नाउ फार्मिंग इज व्यूड एज अ सोर्स ऑफ इनकम। अब फार्मिंग को इनकम के सोर्स के रूप में देखा जाने लगा। मतलब कि अब इतना उनका अब जो था आउटलुक ऐसा चेंज हो गया है कि अब वो उसको सिर्फ एक सब्सिस्टेंस फार्मिंग के रूप में नहीं देखते थे, अब वो उसको एक इनकम का सोर्स भी के रूप में भी देखने लगे। नेक्स्ट इज सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है कि आप हम लोगों ने जैसे स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए या बिफोर इंडिपेंडेंस की भी बात करें कि हम जो थे फूड ग्रेन प्रोडक्शन के अंदर हम लोग अपने में सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे, यानी हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो हमें बाहर से मंगवानी पड़ती थी। फिर हमने ये पढ़ा भी था कि जब हमारा वॉर हुआ था पाकिस्तान के साथ उनके साथ, तो हमें को यूएस जैसे यूएसए से उधर से हमें क्या आती थी अनाज फूड ग्रेन्स हम उगाते थे, तो उन्होंने हमें इस बात के लिए धमकी दी थी कि अगर हम ये युद्ध बंद नहीं करेंगे तो वो हमारी प्रोडक्शन की जो सप्लाई है वो बंद कर देंगे। तो अगर हम अपने आप में ही फूड ग्रेन में सेल्फ सफिशिएंट होंगे तो हमें इस तरह की सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। सो सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन यानी कि इंक्रीज प्रोडक्टिविटी आल्सो मेक इंडिया सेल्फ सफिशिएंट फॉर फूड ग्रेन। जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई ना तो उससे ना इंडिया जो था ना वो फूड ग्रेन के अंदर अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो गया। एंड ग्रीन रेवोल्यूशन आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग बफर स्टॉक्स फॉर प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर नीड्स। और ग्रीन रेवोल्यूशन ने एक और मदद की किस चीज के, बफर स्टॉक को मेंटेन करने की। ठीक है, बफर स्टॉक जैसे कि अब मान लो जो फसलें थी अब वो स्टॉक करके रखने लगे, जैसे स्टॉक करके रखने में जो प्रेजेंट की जो नीड है उसको भी फुलफिल होने लगी और जो सरप्लस है उसको बफर स्टॉक बना देंगे ताकि फ्यूचर में आगे जो आने वाली नीड्स हैं, आगे की जो नीड्स होंगी फ्यूचर में उनको भी फुलफिल किया जा सके। ओके, now the next is limitations. So students, अगर हम बात करें लिमिटेशंस की बात करें यहाँ पर, तो हमेशा हमें पता है कि अगर किसी चीज़ के कोई एडवांटेजेस होती है तो डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। किसी चीज़ की में कोई अच्छाई है तो उसमें कमियां भी होती हैं। तो यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन की अगर इतनी फीचर्स थी, ठीक है, सिग्निफिकेंट था, इम्पोर्टेंस थी, तो साथ ही साथ इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हमारे सामने थी ग्रीन रेवोल्यूशन की। ओके, तो अब हम जो है डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। या हम कहें गेन्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन सिग्निफिकेंट बट नॉट सफिशिएंट। कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो हमने गेन किया वो सिग्निफिकेंट तो था, इम्पोर्टेंट तो था, बट नॉट सफिशिएंट, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं था। तो एक तरीके से हम बात करें लिमिटेशंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ओके, सो लिमिटेशंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन को डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, एक्चुअली we all know that green revolution is one of the biggest achievement for Indian agriculture, but it is not but it is only happen when we compare our productivity with our past record. अब हम सबको ही पता है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो हमारी जो है इंडियन एग्रीकल्चर के लिए सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट में से ये एक रही है ग्रीन रेवोल्यूशन। लेकिन हाँ, ये तब तक है जब तक हम जो ये प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है ग्रीन रेवोल्यूशन में, अगर हम इसको अपने पास्ट के किसी रिकॉर्ड से कंपेयर करें तो ये हमारे लिए लगता है हमें कि हमने बहुत अच्छी अचीवमेंट जो है हमें हुई है। ठीक है, लेकिन व्हेन वी कंपेयर इट विद अदर डेवलप्ड कंट्रीज, लेकिन अगर हम इसमें किसी दूसरी डेवलप कंट्री के साथ कंपेयर करें देन इट डजंट प्रूव एज सफिशिएंट। तब हमें ये पता होगा, तब हम कह सकते हैं कि ये जो इम्प्रूवमेंट हुई है वो सफिशिएंट नहीं है।
ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि हमें पता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है इंडियन एग्रीकल्चर के लिए, लेकिन अगर हम इसको जस्ट एक अपने पास्ट के रिकॉर्ड से हम कंपेयर करते हैं तो हमें लगता है कि हमने काफी अचीवमेंट पानी है। लेकिन अगर हम इन्हें किसी वेल नोन कंट्रीज से, डेवलप्ड कंट्रीज के साथ इनको कंपेयर करते हैं तो हमें वहाँ पर ये मतलब हमें ये फील होता है, हमें ये पता चलता है कि हम जो है यहाँ पर सफिशिएंट जो है हमारी क्या नहीं रही है कि यहाँ पर सफिशिएंट प्रोडक्शन नहीं हो पाई है। ओके, तो इसको हम ना क्या कर सकते हैं, इसको हम डाटा से भी बता सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इंडिया की और चाइना की, ठीक है, इंडिया और चाइना की, तो इंडिया और चाइना के में हम क्या कर रहे हैं, वीट के लिए देखें और राइस के लिए देखें। तो अगर हम बात करें वीट के बारे में, तो वीट की इंडिया में वीट की प्रोडक्शन कितनी है, यस यहाँ पर वीट की प्रोडक्शन की बात करें तो ये कितनी मिलेगी आपको, 3.4 टन इंडिया की है, 3.4 टन, ठीक है। और चाइना की करें तो चाइना की कितनी है, 6.5 टन, ठीक है, 6.5 टन। एंड इसी तरीके से अगर हम बात करें किसके अंदर, राइस के अंदर बात करें, ठीक है, अगर हम राइस में बात करें या हम कर रहे हैं वीट की, राइस की बात करें तो राइस के लिए यहाँ पर कितनी है, 2.4 टन, ठीक है, जबकि चाइना की कितनी है, 6.8। तो ये देखिए कि अगर हम किसी वेल नोन, मतलब हम एक डेवलप कंट्री के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं अपनी कंट्री की प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो वो भी दूसरी कंट्रीज के कंपैरेटिवली काफी लो है। जैसे हम यहाँ वीट एंड राइस की बात कर रहे हैं, वीट हमारे यहाँ पर सिर्फ 3.4 टन की प्रोडक्शन है, जबकि चाइना में 6.5 की है। राइस की यहाँ पर 2.4 टन की है, जबकि चाइना में केवल 6.8 की है। तो ये डाटा हमें क्या दिखाते हैं, डाटा हमें दिखाते हैं कि हम अभी भी जो है क्या नहीं हुए, अभी भी हम जो है इतने मतलब इतना ज्यादा सफिशिएंट प्रोडक्शन हमारी नहीं हो पाई है। ओके, so now we will discuss the limitation. So first limitation is limited crop. ओके, तो हमने स्टार्टिंग में या स्टूडेंट स्टार्टिंग में हमने कहा था कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तो हम लोगों की जो क्रॉप की प्रोडक्शन थी, मतलब वो लिमिटेड क्रॉप्स की प्रोडक्शन जो है क्रॉप्स के अंदर हम लोग जो है इंक्रीजिंग हुआ है। हमारी सारी प्रोडक्शन जितनी भी जो इतनी सारी चीजों की प्रोडक्शन होती है उन सब में कोई इंक्रीजिंग नहीं हुई है, सिर्फ एक लिमिटेड क्रॉप्स जो थी जिनकी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हुई, ठीक है। सो ग्रीन रेवोल्यूशन ओनली लिमिटेड टू सम फूड ग्रेन्स लाइक व्हीट एंड राइस, जो मैंने पीछे बताया था आपको कि कुछ एक ही जो फर्स्ट फेज के अंदर हमने स्टडी किया था कि कुछ एक ही जो फूड ग्रेन्स जो थे जिसके अंदर हम यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन आया, और वो भी क्या है, व्हीट एंड राइस, एंड अदर क्रॉप्स आर आउट ऑफ द रीच ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, जबकि जो दूसरी क्रॉप्स थी वो हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन की पहुंच से काफी बाहर रही है, लाइक जैसे पल्सेस, जूट, कॉटन, टी। तो इनकी प्रोडक्शन जो है वो क्या रही है, वो इस ग्रीन रेवोल्यूशन से बाहर रही, इनमें कोई इंक्रीजिंग नहीं हुई। सेकेंड इज अनइवन स्प्रेड। अनइवन स्प्रेड मतलब या स्टूडेंट्स अनइवन क्या स्प्रेड मतलब कि इंक्रीजिंग हुई लेकिन वो सब में एक जैसी नहीं थी, अनइवनली नहीं थी, अनइवन स्प्रेड हुआ। सो ग्रीन रेवोल्यूशन इज लिमिटेड टू सर्टेन एरियाज, कुछ ही एरियाज में ये जो हुई ग्रीन रेवोल्यूशन आया। और ये भी हमने देखा था कि कुछ एरिया में, सो इट मोस्टली सीन इन स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यानी कि जो एरिया इन एरिया में इस वजह से है क्योंकि ये सारे के सारे जो स्टेट्स हैं ये सारे एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन ज्यादा आया पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु के अंदर। लेकिन जो जो और एरियाज हैं और स्टेट्स हैं जहाँ पर, हालांकि वहां पर भी कई और भी स्टेट्स है जहाँ पर जो एग्रीकल्चर बेस्ड है, ठीक है, लेकिन वहां पर इतना ज्यादा रेवोल्यूशन नहीं आया। सो देयर इज वेरी लिटिल इम्पैक्ट ऑन अदर स्टेट्स विच आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। ओके,
नेक्स्ट लिमिटेशन इज लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन। लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन, तो आप एक तरीके से क्या सकते हो इसमें कॉस्ट ऑफ इनपुट की अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि अगर हम हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी, ट्रैक्टर, थ्रेशर, इन सबका यूज करते हैं, तो इनके लिए क्या होती है, इन इनपुट्स की कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है, कॉस्ट हाई होती है, तो इनको कोई जो मार्जिनल स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होते हैं वो इनको यूज नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता, इतना फाइनेंस नहीं होता है कि वो इनको यूज कर सके। तो इनको भी कौन यूज कर सकता है, जो बड़े फार्मर्स होते हैं। ठीक है, सो जो लार्ज फार्मर्स होते हैं, बड़े फार्मर्स होते हैं, ठीक है, रिच फार्मर्स हैं, वो ही इनका का यूज कर पाते हैं, वो इनका फायदा उठा पाते हैं। So the cost of high yielding variety seeds, new and modern technology is high, and poor farmers with small and holding are not able to use those inputs. ठीक है, क्योंकि उनके पास जमीनें भी छोटी छोटी होती हैं, छोटे छोटे टुकड़े उनके पास, गरीब किसान है, तो वो इन इनपुट्स का यूज नहीं कर पाता, वो एबल ही नहीं होता इनको यूज करने के लिए। ओके, सो ओनली रिच फार्मर्स आर एबल टू टेक बेनिफिट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो सिर्फ जो अमीर फार्मर्स होते हैं, रिच फार्मर्स होते हैं, केवल वो ही इस ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट लेने में एबल है। ओके, तो इसीलिए हम कहते हैं लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन। ओके, तो क्योंकि ज्यादातर सारी पॉपुलेशन जो है, जो फार्मिंग के अंदर काम करती है, उनकी पहुंच यहाँ तक नहीं हो पाती। So students, in conclusion, we can say that the technical reforms are really improve the Indian agriculture sector. ओके, हम ये कह सकते हैं कि जो टेक्निकल रिफॉर्म्स हैं, एक्चुअल में उन्होंने इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव किया है, बट इट डिवाइड द फार्मर्स बिटवीन हैव्स एंड हैव नोट्स। लेकिन उन्होंने हमारे यहाँ पर फार्मर्स को डिवाइड कर दिया है, किसमें, हैव्स एंड हैव्स नोट, यानी अमीर और गरीब के अंदर। एंड देयर इज स्टिल नीड टू सर्टेन रिफॉर्म्स व्हिच विल हेल्प टू अचीविंग अनदर ग्रीन रेवोल्यूशन फॉर इंडिया। इसीलिए अभी भी कुछ एक ऐसे सुधार की जरूरत है, जिससे कि इंडिया में मतलब एक दूसरे ग्रीन रेवोल्यूशन को की हेल्प से हमको ये, ताकि हम इस जो ये जितनी भी कमियां हैं इनको दूर कर सके और हम उसे अचीव कर सके। ओके, सो इकोनॉमिक डिवाइड, जैसे मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक डिवाइड में बढ़ गया, यानी हमारी अब हैव और हैव्स नोट में डिवीजन हो चुका है। ओके, सो डज इंडिया नीड अनदर ग्रीन रेवोल्यूशन, तो अब मैंने आपको बताया यस, इंडिया नए एक क्या है, अब हमें नए एक और ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत है। फर्स्ट, टू किस लिए जरूरत है, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी which is low as compared to the other advanced countries। क्योंकि हमारे को अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, क्योंकि अगर हमने एडवांस कंट्री के साथ उनको कंपेयर करते हैं तो वो अभी भी बहुत ज्यादा लो है, इसीलिए हमें एक दूसरे ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत है। सेकंड, टू इंक्रीज द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन फॉर एनी सर्टेन इवेंट्स। ठीक है, हमें अपने जो फूड ग्रेन के स्टॉक है उसको बढ़ाने के लिए किसी भी अनसर्टेन इवेंट, जैसे हमने देखा कि हमारे यहाँ पर बड़ी सारी ऐसे अनसर्टेन इवेंट्स हो जाते हैं, तो उनसे बचने के लिए हमें फूड ग्रेन के स्टॉक को बढ़ाने के लिए जरूरत है एक दूसरे ग्रीन रेवोल्यूशन की। एंड नेक्स्ट, टू प्रोवाइड परमानेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन। अब सभी जगह पर तो अभी तक भी परमानेंट इरिगेशन के सोर्स नहीं है, तो वो इरिगेशन के परमानेंट सोर्स को प्रोवाइड कराने के लिए भी हमें नए जो है ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत है। एंड टू हैव अ सिस्टम फॉर मेकिंग द प्रोडक्शन, और साथ ही साथ हमें क्या करना है, टू हैव अ सिस्टम ऑफ मार्केटिंग द प्रोडक्शन। हमें अपना एक सिस्टम रखना पड़ेगा अपने प्रोडक्शन के मार्केटिंग के लिए। Okay, student. So today this chapter is completed now. So that's all for today. Have a good day.